Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी किसकी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी इन दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ज्योग्राफी में मैं प्रेजेंट टाइम में ओशियनोग्राफी पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? ज्योग्राफी में प्रेजेंट टाइम में ओशियनोग्राफी पढ़ा रहा हूँ और फर्स्ट पेपर में मैं प्रेजेंट टाइम में इन्वायरमेंट पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? इन्वायरमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा रहा हूँ? पर्यावरण पढ़ा रहा हूँ। और इसका चैप्टर 21, कौन सा? चैप्टर 21वां, इन्वायरमेंट का चैप्टर 21वां पढ़ा रहा हूँ। और इसमें हम पढ़ेंगे आज ऊर्जा, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है। चैप्टर 21 में हम पढ़ेंगे एनर्जी, ऊर्जा के बारे में। देखो, हम हर जगह ऊर्जा शब्द को सुनते हैं, वैसे बचपन से सुनते आ रहे हैं, किताबों में भी सुन रहे हैं। इसके अलावा एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी सुन रहे हैं कि ऊर्जा का उपयोग सही ढंग से करो, ऊर्जा का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। यहाँ पर ऊर्जा की ज़रूरत है, यहाँ पर ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है। तो ऊर्जा है क्या? ऐसी क्या चीज़ है ऊर्जा जिसकी कहीं पर ज़रूरत है, कहीं पर ज़रूरत नहीं है? देखो, ऊर्जा क्या? एक पावर है। क्या है? एक पावर है जिसके द्वारा हमारे सभी काम संचालित होते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ। तो मैं 2 घंटे तक खड़ा रह रहा हूँ, बोल रहा हूँ, हर चीज़ लिख रहा हूँ। ये किसके कारण हो रहा है? ये सारे के सारे एनर्जी की वजह से हो रहा है, ऊर्जा की वजह से हो रहा है। यदि मेरे में ऊर्जा कम हो, मैं बिल्कुल थका हुआ हूँ, तो मैं ना तो 1 घंटे तक खड़ा रह पाऊँगा, ना हर शब्द बोल पाऊँगा और ना हर शब्द लिख पाऊँगा। तो आदमी या फिर कोई भी चीज़, उसके हर एक काम होने के लिए उसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। मैं बोल रहा हूँ, इसमें भी ऊर्जा की ज़रूरत है मेरे को। ऊर्जा है तभी मैं बोल रहा हूँ, ऊर्जा है तभी मैं खड़ा हूँ, ऊर्जा है तभी मैं चल रहा हूँ। और बिल्कुल सेम कंडीशन आप में, ऊर्जा के कारण ही साधन चल रहे हैं, ऊर्जा के कारण ही मिसाइल चल रही हैं। तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक वो पावर है जिसके द्वारा हम अपने सभी काम करते हैं। क्या करते हैं? सभी काम करते हैं। अब ये ऊर्जा किससे मिलती है? कुछ ना कुछ तो सोर्स हैं जिनसे ऊर्जा मिल रही है। हमें किससे मिल रही है एनर्जी? हमें खाने से मिल रही है। हम रेगुलर रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, इसके अलावा और भी डाइट वाला खाना खा रहे हैं, जिससे हमें एनर्जी मिल रही है। नहीं बोलते यार डाइट लो थोड़ी अच्छी, जिससे आप में ताकत आए। ताकत क्या है? ताकत एनर्जी है, जिसमें जितनी ज़्यादा ताकत है वो उतना ही जल्दी और उतना ही ज़्यादा काम कर सकता है। जिसमें जितनी कम ताकत है वो उतना ही कम काम कर सकता है। बिल्कुल एनर्जी है, ताकत एक। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण में एनर्जी। पर्यावरण में ऊर्जा की बात करेंगे तो पर्यावरण में ऊर्जा किस किस से मिलती है? जैसे संसाधन है, जितने भी संसाधन है, जैसे गाड़ी है, ट्रैक्टर है, बिजली उत्पादित हो रही है, ये सभी किससे मिल रहे हैं? ये क्या है? ऊर्जा की वजह से ट्रैक्टर चल रहा है, ऊर्जा की वजह से ट्रक चल रहा है, ऊर्जा की वजह से हवाई जहाज चल रहा है। ठीक है, तो ये ऊर्जा हमें अलग अलग स्रोतों से मिलती है। जहाज को चलाने के लिए, ट्रक को चलाने के लिए, इनके लिए जो ऊर्जा है वो अलग अलग स्रोतों से मिलती है। तो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं ऊर्जा के संसाधन। ऊर्जा के संसाधन बिल्कुल मोस्ट बात है। देखो, जो ऊर्जा के संसाधन हैं इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक होता है नवीकरणीय या गैर परंपरागत। नवीकरणीय या गैर परंपरागत संसाधन। दूसरा होता है अनवीकरणीय
या परंपरागत संसाधन। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। इनको इन दो भागों में डिवाइड किया गया, नवीकरणीय या गैर परंपरागत, अनवीकरणीय या परंपरागत। परंपरागत का मतलब होता है जो परंपरा से चले आ रहे हैं। क्या है? जो परंपरा से चले आ रहे हैं। क्या है? जो परंपरा से चले आ रहे हैं। और गैर परंपरागत का मतलब है जो अभी से चले आ, अभी से चले आ, जो अभी से चले। नवीनीकरण जिसमें परंपरागत होता है, परंपरागत का मतलब होता है जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जैसे डीजल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है। ये सारी चीजें क्या हैं? ये सबका सब है जो परंपरा से चले आ रहे हैं, बहुत पहले से चले आ रहे हैं। अभी क्या क्या चला है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये क्या है? ये परंपरा से नहीं चले आ रहे हैं, इनका उपयोग अभी से किया जाने लगा है। अभी भी बहुत से एरियाज ऐसे होंगे जहां पर लोगों ने सौर ऊर्जा कैसे बनती है ये नहीं देखा होगा, पवन ऊर्जा कैसे उत्पादित की जाती है ये भी नहीं देखा होगा, ज्वारीय ऊर्जा कैसे बनाई जाती है ये भी नहीं देखा होगा, जल विद्युत, ये प्रेजेंट टाइम में हमारे घरों में जो बिजली आ रही है ये किससे आ रही है? जल विद्युत ऊर्जा से आ रही है। भूतापीय ऊर्जा जमीन से पैदा की जा रही है। ये सारी क्या है जो अभी प्रयोग किए गए, ये अभी से प्रारंभ हुए। जो घरों में लाइट आ रही है ना, जब से घरों में लाइट आई है, जब से घरों में लाइट आई है, या फिर जब से तारों के माध्यम से, किसके माध्यम से? तारों के माध्यम से लाइट आई है, तब से इन स्रोतों की खोज की गई है। उससे पहले क्या करते थे? दिया सलाई जलाते थे, जिसको हम चिमनी बोलते हैं, उसका यूज करते थे। उसमें कैरोसिन डालते थे, घरों को गर्म रखने के लिए या फिर उजाला करने के लिए कोयला जलाते थे, या इसके अलावा प्राकृतिक गैसों का यूज करते थे। ठीक है, तो ये हम नॉर्मली तरीके से समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं अनवीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा संसाधन। नवीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ठीक है, अनवीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ठीक है, अब ये क्या है? देखो, इनकी मैं विशेषता बताता हूं। इनको एक बार उपयोग करने के बाद, इनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। आपने गाड़ी है, ये आपकी 4 व्हीलर है कोई, ठीक है, ये आपकी कोई 4 व्हीलर है। इसमें आपने क्या किया? डीजल डाला। क्या डाला? डीजल। और इसको आपने 10 किलोमीटर चलाया और 10 किलोमीटर में 1 लीटर डीजल खा गई है। क्या उस डीजल को आप दोबारा पैदा कर सकते हो? आपने अपनी बाइक में 1 लीटर डीजल डाला और उस 1 लीटर डीजल को आपने खर्च कर दिया। क्या आप उस डीजल को दोबारा पैदा कर सकते हो? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते उस डीजल को पैदा। बिल्कुल सेम पेट्रोल को भी पैदा नहीं कर सकते। सिलेंडर में हमने गैस यूज की, सिलेंडर से हमने क्या किया? गैस यूज किया। क्या उस गैस को हम दोबारा पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ट्रेन में कोयले का यूज किया गया, या घर को गर्म करने के लिए कोयले का यूज किया, क्या उस कोयले को हम दोबारा पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनको केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता है, इनका दोबारा भी उपयोग नहीं किया जा सकता।
एक बार गाड़ी में डीजल खर्च हो गया तो उस डीजल को हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। एक बार गाड़ी में हमने पेट्रोल यूज कर लिया तो उस पेट्रोल का हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। एक बार कोयला यूज कर लिया तो उस कोयले का दोबारा यूज नहीं कर सकते। एक बार हमने गैस यूज कर ली तो उस गैस का हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि हम इनको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस। अपने घर पर लेके चलो, गाड़ी में डीजल डाला, एक बार जल गया, उसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, हमें दिखता ही नहीं कहाँ गया वो। कोयला एक बार जल गया वो तो हमें दिखता नहीं है, उसकी केवल राख दिखती है, और उस राख से हम कभी भी ऊर्जा उत्पादित नहीं कर सकते। उस राख से हम अपने घर को गर्म नहीं कर सकते, उस राख से हम आग नहीं जला सकते। गैस, सिलेंडर पे गैस है, ये कोई सिलेंडर आपका और इसमें कोई गैस है, ठीक है, और इस गैस का आपने यूज कर लिया तो क्या उस गैस का आप दोबारा यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते, वो जल चुकी है, उसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। इनके निर्माण में करोड़ों वर्षों का समय लगता है। ठीक है, कि जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है इनके निर्माण में करोड़ों वर्षों का समय लगता है। इसके मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। वैसे मैंने बता दिया, जैसे कोयला है, कोयला को हम घर पर बैठ के नहीं बना सकते। वो ईंधन वाला कोयला नहीं कि लकड़ी को जलाया वो कोयला नहीं, जो प्राकृतिक रूप से खदानों से कोयला निकलता है उस कोयले को हम घर पर नहीं बना सकते। डीजल को हम घर पर नहीं बना सकते, पेट्रोल को हम डीजल घर पर नहीं बना सकते। ठीक है, प्राकृतिक गैस को हम दोबारा नहीं बना सकते। ठीक है, ये है इसके एग्जाम्पल, कोयला, डीजल, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। ये जो डीजल है वो पेट्रोलियम में आ गया, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम है, सारे पेट्रोलियम पदार्थ आ जाएंगे इसमें, पेट्रोलियम, क्योंकि डीजल पेट्रोल से तो वो दो ही हो गए, पेट्रोलियम आ गया। पेट्रोलियम में जैसे कैरोसिन आ जाता है, डीजल आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, गैसोलीन आ जाता है, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोयले के बारे में। देखो, कोयले के बारे में हमें कुछ याद करने लायक है जो हमें याद करना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता रहता है। वैसे अभी तक पूछा नहीं है यहाँ से कोई क्वेश्चन, लेकिन हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोयला। ठीक है, तो कोयले की पहली बात की जाए, यह कार्बन का अपरूप है। यह एक कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। कोयले में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोयले में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, जो हमारा कोयला होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन मिलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मिलता है कार्बन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोयले में क्या मिलता है? कार्बन मिलता है, फिर हाइड्रोजन मिलता है, फिर नाइट्रोजन मिलता है। ओके, अब हमने क्या किया, आगे बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कोयले के ऐसे, कोयले के प्रकार। कोयले के प्रकार, तो देखो कोयले को 4 प्रकारों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला है एंथ्रेसाइट, सबसे पहला एंथ्रेसाइट है, दूसरा बिटुमिनस है, तीसरा लिग्नाइट है और चौथा पिट है। ठीक है, इनको हम कोयले के ऐश भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, कोयले की एश भी बोलते हैं। यदि कोयले के एस्ट पूछ ले तो कोयले के टोटल 4 एस्ट हैं। पहला एंथ्रेसाइट है, दूसरा बिटुमिन है, तीसरा लिग्नाइट है और चौथा पिट है। और यदि कोयले का प्रकार पूछ ले तो कोयले के 4 प्रकार हैं। पहला एंथ्रेसाइट है, दूसरा बिटुमिन है, तीसरा लिग्नाइट है और चौथा पिट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक एक को करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं एंथ्रेसाइट को और एंथ्रेसाइट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने उठाया एंथ्रेसाइट। क्या उठाया, एंथ्रेसाइट। ठीक है, एंथ्रेसाइट क्या है, एंथ्रेसाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है। सबसे उच्च गुणवत्ता का कोयला है। क्या है, जो एंथ्रेसाइट है वो सबसे उच्च गुणवत्ता का कोयला है। इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो कितनी है, इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो है भाई लोगों कितनी, 94 से 98%। कितनी, 94 से 98%। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% मिलती है। इसका उपयोग घरों को गर्म करने, लिख देता हूं मैं उपयोग, तो इसका जो उपयोग है वो घरों को गर्म करने, किसको, घरों को गर्म करने, व्यवसायों में स्पेस हीटिंग के लिए एवं व्यवसायों में स्पेस हीटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना कि जो एंथ्रेसाइट कोयला है उसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% रहती है। सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है और इसका उपयोग किस में किया जाता है, घरों को गर्म करने में और व्यवसायों में स्पेस हीटिंग के लिए। उसके बाद दूसरा होता है बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस की बात की जाए तो जो बिटुमिनस होता है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, इसमें कार्बन की मात्रा होती है 76 से 88%। कितनी होती है, 76 से 88% होती है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, जो बिटुमिनस कोयला है इसका उपयोग किसमें किया जाता है, भाप एवं विद्युत संचालित इंजनों में। भाप एवं विद्युत संचालित इंजनों में। किसमें, भाप एवं विद्युत संचालित इंजनों में किसका प्रयोग किया जाता है, बिटुमिनस का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा कोक का निर्माण किया जाता है, कोक का निर्माण किया जाता है। कि जो बिटुमिनस कोयला है उसके द्वारा कोक का निर्माण किया जाता है, यह एक नरम कोयला है। क्या है, नरम कोयला है। जो बिटुमिनस कोयला है वो एक नरम कोयला है। तो ये हमारे 2 कोयला के प्रकार हो गए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं तीसरा जो प्रकार है लिग्नाइट। कौन सा है तीसरा, लिग्नाइट। देखो लिग्नाइट में जो कार्बन की मात्रा है कितनी होती है, 45 से 70% के बीच में, 45 to 70%। जो लिग्नाइट कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा 45 से 70% के बीच में होती है। ये भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। ये
युवा खनन क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है, क्षेत्रों या नए खनन क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 बात हुई लिग्नाइट कोयले के बारे में। चौथा हम बात करते हैं पिट कोयला। ठीक है, पिट कोयले की बात की जाए तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। यह कोयला के निर्माण से पहले की अवस्था है। कि जो पिट कोयला है यह कोयले के निर्माण से पहले की अवस्था है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 27% से कम होती है। कितनी होती है? इसमें कार्बन की मात्रा 27% से कम होती है। यह स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक हानिकारक है। ठीक है, तो ये 3 बात हुई पिट कोयले की, ये 3 बात है लिग्नाइट कोयले की। आपको यहाँ पर पूरा ध्यान रखना है, कार्बन का % भी याद करना है, और इसके अलावा इनकी जो मैं एक दो स्पेशल बात बताया हूँ ये भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब हम इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, उसके बाद आता है पेट्रोलियम। ये क्या है? पेट्रोलियम है। किस पर आते हैं? पेट्रोलियम पर। ठीक है, पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। क्या है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम परभाजी आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? परभाजी आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम में कौन कौन आ जाता है? जैसे डीजल आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, केरोसिन आ जाता है, एटीसी। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। इसके अलावा कोई और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो पेट्रोलियम में शामिल है। ठीक है, अब हम उसके आगे बात करते हैं गैस की। किसकी? गैस की। तो देखो गैसों में कौन कौन सा आता है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलना है हमें। उसके बाद हम बात करते हैं गैस की। गैस, सी पर है गैस, जिसको हम प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं। ठीक है, गैस को हटाओ, प्राकृतिक गैस लिख लो, नेचुरल गैस। ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूं नेचुरल गैस। अब इसमें कौन कौन से शामिल है? जो प्राकृतिक गैस है उसमें एक तो है नेचुरल गैस, दूसरा है पीएनजी, तीसरा है सीएनजी और चौथा है एलएनजी। यहाँ पर हम इन चारों के बारे में बात करेंगे कि जो प्राकृतिक गैस होता है, जिसको हम गैस भी बोलते हैं, कुछ भी लिख लो यार, गैस लिख लो चाहे प्राकृतिक गैस लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, इसमें हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक गैस के बारे में और पीएनजी के बारे में और सीएनजी के बारे में और एलएनजी के बारे में। ठीक है,
तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल गैस से। किससे? नेचुरल गैस से। इसको यहाँ पर 1 नंबर दे दो आप, ठीक है। इसमें मीथेन गैस शामिल होती है। मीथेन गैस सर्वाधिक शामिल होती है, इसमें सर्वाधिक मीथेन गैस शामिल होती है। इसमें मीथेन गैस 87 से 92% होती है। देखो जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें मीथेन गैस का योगदान होता है कितना? 87 से 92%। क्वेश्चन आ जाता है कि प्राकृतिक गैस में मीथेन का योगदान कितना परसेंट है? 87 से 92%। प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस का सर्वाधिक योगदान है? मीथेन गैस का। हमें हर तरीके से क्वेश्चन तैयार करना है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछें उसका सही आंसर दें। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं, वो है पीएनजी। पीएनजी, देखो पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? पाइप्ड नेचुरल गैस। पाइप्ड नेचुरल गैस क्या है? पाइप्ड नेचुरल गैस। देखो इसकी पहली विशेषता यह है वायुमंडलीय तापमान के अंतर्गत होती है। किसके अंतर्गत होती है? वायुमंडलीय तापमान के अंतर्गत होती है। यह भीड़ भाड़ वाले इलाके, यह भीड़ भाड़ वाले इलाके, यह भीड़ भाड़ वाले इलाके शहरों, यह भीड़ भाड़ वाले इलाकों शहरों में उच्च दबाव के संचार से, में उच्च दबाव के संचार से होने वाले खतरों से मुक्त रखता है। क्या है कि जो पीएनजी है, जिसको हम पाइप्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, ये वायुमंडलीय तापमान के अंतर्गत होती है। यह भीड़ भाड़ वाले इलाकों शहरों में उच्च दबाव के संचार से होने वाले खतरों से मुक्त रखता है, ठीक है। उसके बाद हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं, वो है क्या? सीएनजी। सीएनजी, सबसे पहले मैं सीएनजी के बारे में बताऊं तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका उपयोग वाहनों में किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः वाहनों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? वाहनों में किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः वाहनों में किया जाता है। इसके ऊपर दबाव डालकर, इसके ऊपर दबाव डालकर, इसके आकार को 300 गुना तक कम किया जा सकता है। ठीक है कि जो आजकल क्या हो गई, गैस से गाड़ियां चलने लगी, आपको भी पता है, और उसके पीछे एक सिलेंडर रखा होता है। क्या करते हैं? एक सिलेंडर रखा होता है जिसमें गैस भरी हुई होती है, सीएनजी गैस। तो आप सोच रहे होंगे कि उसमें वो पूरी गैस किस तरीके से समाहित है। तो उसमें क्या होता है, जब उस गैस के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, जब सीएनजी गैस के ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो वो अपने आकार को 300 गुना तक कम कर लेती है। कितने गुना तक? 300 गुना तक कम कर लेती है। कहीं कोई टंकी यदि
300 लीटर की हो, क्या हो, कोई टंकी 300 लीटर की हो, सॉरी, यदि कोई टंकी 1 लीटर की हो, 1 लीटर की कोई टंकी है और आपके पास 300 लीटर गैस है, तो यदि आप 300 लीटर गैस है और वो भी कौन सी है, CNG है, तो आप इस 300 लीटर CNG गैस के ऊपर दबाव डालकर और इसे 1 लीटर के सिलेंडर में पैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा CNG के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं किसके बारे में, LNG के बारे में, कि LNG क्या होता है। देखो चौथा टॉपिक है हमारा LNG। ठीक है, LNG का फुल फॉर्म बताऊं, लिक्विड, LIQUI, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। क्या है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस का तरल रूप है, यह है प्राकृतिक गैस का तरल रूप है। पहली बात कि जो LNG है वो प्राकृतिक गैस का तरल रूप है। इस विधि के द्वारा जहाजों के माध्यम से गैस की अधिक मात्रा का आसानी से व्यापार किया जाता है। ठीक है, कि इस विधि के द्वारा जहाजों के माध्यम से गैस की अधिक मात्रा का आसानी से व्यापार किया जाता है। प्राकृतिक गैस को LNG, यदि इसको -160 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा किया जाए तो यह अपने आकार में 600 गुना कमी कर लेती है। क्या कर लेती है, अपने आकार में 600 गुना कमी कर लेती है। यदि LNG गैस के तापमान को -160 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाए तो यह अपने आकार में कितना कमी कर लेती है, 600 गुना कमी कर लेती है। कितने गुना, 600 गुना। तरलीकृत प्राकृतिक गैस का सबसे शुद्धतम रूप है। क्या है, सबसे शुद्धतम रूप है। ध्यान रखना कि जो तरलीकृत प्राकृतिक गैस है यह प्राकृतिक गैस का सबसे शुद्धतम रूप है। इसके अलावा आप नोट डाल के एक चीज लिखो, वो चीज ये लिखो कि परंपरागत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा एवं सेल ऊर्जा परमाणु ऊर्जा एवं सेल ऊर्जा गैर परंपरागत एवं परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। कि जो परमाणु ऊर्जा है वो और सेल ऊर्जा, ये दोनों की दोनों क्या है, परंपरागत भी और गैर परंपरागत, दोनों प्रकार के ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, परंपरागत तो किस तरीके से, परंपरागत तो इस तरीके से है कि इसको यदि आप एक बार यूज कर लोगे तो उनका आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम, थोरियम
ये पदार्थ आते हैं, इनका आप एक बार उपयोग कर लोगे तो दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। यूरेनियम, थोरियम आते हैं परमाणु ऊर्जा में। सेल ऊर्जा में ये पृथ्वी से प्राप्त की जाती है। जब पेट्रोल निकलता है तो उसके साथ सेल ऊर्जा निकलती है, तो उसका भी आप एक बार उपयोग कर लोगे तो उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। ये गैर परंपरागत कैसे हैं? इनका प्रयोग पहले नहीं किया जाता था, इनका उपयोग अब किया जा रहा है। पहले परमाणु ऊर्जा या सेल ऊर्जा के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन आजकल इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नवीकरण या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। नवीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। नवीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, इनकी पहली बात, इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। इनका बार बार उपयोग किया जा सकता है। पहली बात कि इनका बार बार उपयोग किया जा सकता है। दूसरी बात, इनका लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है। दो बात। अब यदि तीसरी बात की बात की जाए, इन्हें अक्षय संसाधन कहते हैं। इन्हें ऊर्जा के अक्षय संसाधन कहते हैं। कैसे? ऊर्जा के अक्षय संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल है इसके, आप एग्जाम्पल से समझ जाओगे इनको। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, इसके अलावा आता है पनबिजली, भूतापीय ऊर्जा और जैव गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोगैस। तो ये टोटल 6 एग्जाम्पल हैं किसके? नवीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के। तो इनको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। वैसे इसमें आप कंफ्यूज होने की कोई चीज़ नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था इनको आपको। और यदि आपको इसी तरीके से पूरा नेट जेआरएफ की बहुत अच्छी वाली तैयारी करनी है, आपको नेट जेआरएफ का जो फर्स्ट पेपर है उसमें यदि आपको 75% प्लस का स्कोर करना है, कितना? 75% प्लस का स्कोर करना है, तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसके कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470। इनके ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट करें, आपका 100% बहुत बेस्ट स्कोर करवाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो यदि चैनल के ऊपर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक्स देखने के लिए, बाय।